बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर देंगे अपने काम को। देखिए बात ये है, ये सवाल जो है ये आपको मैंने सेंड कर दिया था और ये हार्ड कॉपी में भी आपको दे दिया गया था एज असाइनमेंट। सवाल ये था कि मुस्तफ़ा अली एंड जैन आर पार्टनर ऑफ रेजिडेंट फर्म इन पाकिस्तान, यानी यूपी है और रेजिडेंट है, अंडर द नेम ऑफ स्टाइल मास इंटरप्राइजेस, अच्छा, विच इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ ऑटो स्पेयर पार्ट। तो ये ऑटो स्पेयर पार्ट बनाते हैं। ऑल पार्टनर हैव इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, सारों का क्या है, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये याद रखना है, मैं पूछूंगा फिर। एंड लॉसेस इन द फर्म फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स फॉर द टैक्स ईयर 2019। सवाल क्या है, सवाल ये है कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी ऑफ जैन फॉर द टैक्स ईयर। किसकी मांगी उसने, एओपी की नहीं मांगी उसने, किसकी मांगी है, जैन की। एओपी अच्छा नहीं, उसका टैक्स लायबिलिटी भी मांगी और साथ उसकी टैक्सेबल इनकम भी डिमांड की है। अब जाहिर बात है जब उसकी टैक्सेबल इनकम हमें निकालनी पड़ेगी तो एओपी का तो पूरा हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि उसका शेयर वहां से आएगा तो मसला हल होगा ना। क्या हाल है, उसका शेयर वहां से आएगा तो ही मसला हल होगा। अब हम देखते हैं कि उसने हमें मालूमात क्या दी है। उसने हमें सेल्स दी हुई है, उसने हमें कॉस्ट दी हुई है, उसने हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, फाइनेंस चार्जेस दिए हुए हैं, टोटल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अदर इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा यहीं से सवाल का आगाज कर दिया करते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो है कितना, शाबाश, लेट मी सी। लेकिन ये याद है डेटा इज गिवन इन थाउजेंड्स और ऊपर खूबसूरती आपने खुद ही कर लेनी है। रिटर्न ऑफ द मास एओपी इन द टैक्स ईयर 2019, वो आप खुद लिख लेंगे। ठीक है जी, मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख रहा हूँ। इस तरफ मैं लिख लेता हूँ वो अमाउंट जो मुझे ऐड करनी है और इस तरफ वो अमाउंट लिख लेता हूँ जो मुझे लेस करनी है। ठीक है जी, अच्छा, तो मैं वर्टिकली नहीं जाऊंगा, मैं कॉलम बनाऊंगा। अच्छा, अब बच्चों सबसे पहली बात कहता है जी कि देखें अदर या एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि अबव अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस। ये जो अकाउंट है ना किस पे किया गया था, कैश बेस पे। एंड स्टॉक इन ट्रेड हैज बीन वैल्यूड ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। However, partners want to change the method of accounting from cash basis to accrual basis. इस basis पे in respect of following information has been gathered, ये information दी गई है। देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं पता होगा कास्ट अकाउंटिंग का, माइट भी। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ जो आपने याद रखनी है कि जनरली जब भी जो है वो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाए पहले से, ठीक है, कोई बात नहीं, 19-20 का फर्क आ जाता है, यानी वो अच्छा है, बल्कि वो आप अलग सॉल्व करो, प्रैक्टिस। अच्छा, जब भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाए, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाए, इसका मतलब ये होगा कि आपके प्रॉफिट में इजाफा, एसेट बढ़ गए ना, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, एसेट बढ़ गए। लेकिन जब भी आप मूव करेंगे प्राइम कॉस्ट से
किस पे? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पे। आपको दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, आपको दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक के अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है और दूसरे के अंदर पूरा FOH है, फैक्ट्री ओवरहेड पूरा। एक के अंदर सिर्फ क्या है? वेरिएबल ओवरहेड है ना प्राइम कॉस्ट में, और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसके अंदर पूरे फैक्ट्री है, तो लिहाजा डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब जब आप डिफरेंस निकालोगे तो एक मेरे पास कितना है? 88 और दूसरा कितना है? 7500। डिफरेंस क्या है बच्चों? जी शाबाश, कितना डिफरेंस आ गया? मैं जरा चेक कर लूं। हंड्रेड्स में दिया हुआ है, 1000 में दिया हुआ है? अच्छा, तो कितना फर्क आ गया? 1300। ये जो 1300 है, इसको मैं कहाँ लिखूंगा? इसको मैं ऐड करूंगा और लिखूंगा कि हम चूंकि प्राइम कॉस्ट से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ गए हैं, तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज़्यादा अच्छी पिक्चर देती है और उसमें अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उसका जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। कितना? 1300 हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, 1300 हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे जो वैल्यू है वो फर्क है इसमें, ये वाली वैल्यू में कहीं ऐसा ना हो कि ये इसका जीरो में ये स्किप कर गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, खैर। अच्छा, अब जो आ गई वो मैं कर देते हैं सॉल्व। क्या आल्टर करना है? मेथड ही सीखना है ना। अच्छा, अब बच्चों बात ये है कि ये वाला पॉइंट मेरा डील हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। बाहर से मशीन आई है, इंपोर्ट की है। अच्छा, तो अमाउंटिंग कितनी जी? और कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी कितनी? 90,000। एंड इनकम टैक्स ऑफ रुपीज कितना? 1,10,000 टू द कलेक्टर ऑफ कस्टम। तो हमने क्या किया? हमने मशीन चाइना से मंगवाई है। अब हुआ ये होगा कि इन्होंने ना यहाँ पर लग ये रहा है कि इन्होंने कॉस्टिंग कर दिया। इसको क्या कर दिया है? कॉस्टिंग कर दिया, जो इन्हें करना नहीं चाहिए था। तो कॉस्टिंग इंपोर्टेड प्लांट, तो इन्होंने इसे माइनस किया है, तो हमें इसे क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। तो हम ऐड कर देते हैं कितना? क्योंकि हजारों में है तो 3 जीरो मैंने उड़ा दिए इसके भी। ठीक है, ये मैंने वापस कर दिया क्योंकि इन्होंने कॉस्ट कर दिया जो ज्यादती है। कॉस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप ये जानते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। वो क्या? क्योंकि ये प्लांट है तो इसके ऊपर आपको ना सबसे पहले तो आपको निकालनी पड़ेगी, इनिशियल अलाउंस निकालना पड़ेगा। चूंकि बाहर से आने वाला प्लांट पुराना भी हो तो उसका इनिशियल अलाउंस निकालना पड़ता है। तो इनिशियल अलाउंस जो आप निकालेंगे ना, वो निकालेंगे 2110 माइनस 110। 110 इसमें से निकाल दूंगा। प्लांट की एक्चुअल कीमत जो है वो 2000 है। प्लांट की एक्चुअल कीमत 110, उसकी क्या है? कस्टम ड्यूटी, वो निकाल दी मैंने। तो आप जानते हैं इनिशियल अलाउंस कितना होता है? 25%। तो कितना आ गया? 500 आ गया। ठीक है जी, तो ये 500 मुझे यहाँ इस तरह लिखना चाहिए, आग बुझानी हूँ मैं। और इस 2000 में से मुझे ये 1500 माइनस करके, सॉरी 500 माइनस करके, बल्कि फिर 1500 आ जाएगा ना मेरे पास। तो ये आ गया कितना? 1500। इस पे मुझे क्या निकालना चाहिए? डेप्रिसिएशन। क्या निकालनी चाहिए? डेप्रिसिएशन। अच्छा,
अब डेप्रिसिएशन जो है ना, मैं डेलिबरेटली निकाल रहा हूँ वो वाली जो 2020 के बाद वाली, क्योंकि अब सवाल तो 2020 के बाद ही आएगा, मैं पुराना सवाल तो नहीं आएगा। तो मैं वही मेथड लगाता हूँ क्या कि 1500 की डेप्रिसिएशन बनती है प्लांट की 15% और ख़रीदने के साल में 50% रिड्यूस की जाती है। खरीदने के साल में 50% रिड्यूस की जाती है, तो ये हो जाएगी कितनी? 112.5, 113 कर देता हूँ, लंबे गाँव में पढ़ते ही नहीं। अच्छा, अब बच्चों बाकी मालूमात पे मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ 3,80,000 टू लोकल होटल फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी टू एम्प्लॉइज। अच्छा जी, एम्प्लॉइज को ईद मिलन पार्टी देने में कोई गड़बड़ है? क्या कर रहे, एंटरटेनमेंट या एंटरटेनमेंट अलाउड है, आपने पढ़ा था एंटरटेनमेंट में कोई हरज, ये सही ट्रीटमेंट है। पेमेंट ऑफ फिक्स मंथली रिन्यूमरेशन टू ईच पार्टनर, हाँ जी, हर पार्टनर को महीने के कितने पैसे दे रहे हैं? ले सकता है पार्टनर सैलरी वैलरी? क्या हाल है, ले सकता है जी? नहीं ले सकता, तो क्या करनी पड़ेगी? सैलरी वापस करनी पड़ेगी। तो सैलरी ऑफ पार्टनर कितनी? 1.5 लाख। 12 महीने कितने पार्टनर? 3 से जरूर दे देते हैं ना, क्या ख्याल है कितना बन जाएगा? 5400। आपको मजा नहीं आ रहा टॉपिक में है? अच्छा, कितना आ गया बच्चों? 5400। पार्टनर ना इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, ना सैलरी ले सकता है, ना कमीशन ले सकता है, वो सिर्फ एओपी में से मुनाफा ले सकता है, और कोई चीज वो मांग नहीं सकता। अगर ली है तो वापस करो, तो ये क्या कर रहे हैं हम? वापस करो। अच्छा बच्चों, तो अब यहां तक हम पहुंच गए। पेमेंट ऑफ 1,80,000 फॉर परचेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। गुड, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदा, कितने का? 1,80,000 का। क्या जी पूरी कास्ट डाल सकता है कोई बंदा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की? उन्होंने डाल दी है, तो अगर डाल दी तो क्या करेंगे? वापस करें। अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कितनी? 180। लेकिन हमें इसको टैक्स में क्या ट्रीट करना पड़ेगा? जैसे वहां पे आपने क्या किया था, डील किया था प्लांट को, यहाँ पे टैक्स अमोर्टाइजेशन करनी पड़ेगी, और अमोर्टाइजेशन के लिए कौन सा मेथड लगता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए पहले ये चेक करना पड़ेगा इसकी लाइफ कितनी बताई उसने। क्या जी? 15 ईयर्स। तो 15 साल तक के लिए क्या आ जाएगा जी? 12 आ जाएगा? नहीं, एक गड़बड़ है यार बहुत बड़ी। वो क्या, हमने वो तो चेक ही नहीं किया, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या बोला? अगर ये खरीदा होता ना 1 जुलाई को, फिर ये ठीक थी वैल्यू। ये तो 1 जुलाई को नहीं खरीदा, ये देखो, ये देखो 1 जनवरी को खरीदा है ना, ये ठीक करना पड़ेगा हमें। 1 जनवरी, जनवरी कितने दिनों का होता है? 31। फरवरी कितने का होता है? 28। कौन सा वाला फरवरी है? ताक वो वाला तो नहीं है, लीप वाला? लीप वाला नहीं यार, 9 है। 9 तो लीप नहीं होगा, 8 लीप होगा। अच्छा, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31,
जून 30 जमा करना जरा। एक 182 पक्की बात है 182 तो मल्टीप्लाई 182 बटा 365। चलो जी अब ठीक है। आधे दिन निकल गए ना यार, तो मोनेटाइजेशन उसकी कर देते तो ये तो बड़ी ज्यादा वैल्यू आ जानी। कितनी 6 आ जाए। ठीक है जी। और कितने सालों के लिए थी 15 years। अच्छा फाइनेंशियल चार्जेस आर नेट इंटरेस्ट कम फ्रॉम कितना 360 कहां से आया अर्न फ्रॉम द सेविंग अकाउंट्स। इसको किस में ले जाना पड़ेगा फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगा। क्या हाल है क्या हाल है फाइनल जाएगा सेपरेट ब्लॉक में जाएगा फाइनल में जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसे यहां माइनस कर लेते हैं इसे यहां माइनस कर लेते हैं क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 360 तो 360 हम इसमें से माइनस कर लेते हैं यहां पे। ठीक है और दोबारा क्या करेंगे बाद में लिख के गए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है और किस में जाती है सेपरेट ब्लॉक में तो उसको अलहदा कर देंगे। क्या ख्याल है अभी ऐसा ही करते हैं। अब इधर एक टोटल ले आते हैं और उस टोटल को उठा के यहां ले आते हैं तो इस तरफ जमा करेंगे उस तरफ क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है वैसे स्टेटमेंट चेक कर लो मैंने सही पढ़ा तो फाइनेंशियल चार्जेस नेट इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इज एट द 10% रेट ऑफ बैंक अर्न फ्रॉम द फर्म ऑन इट्स सेविंग अकाउंट। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक। अच्छा बच्चों 8990 और यहां पे लिख देंगे 8990 और उसमें से ये सारी अमाउंट क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो कीजिए माइनस क्या बनता है जी 22,048 यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड करना है इसमें जी पहले सारे ऐड करके फिर इधर लेके जाना नहीं क्या तो फिर 22,048 हाँ जीरो भी आएगा वो मैंने लिखा था ये पता नहीं पेन क्या करता। अच्छा हाँ जी बिल्कुल बाद में जब एग्जामिनर ने अपनी मनमर्जी की ना 21,000 आ गया जी। ठीक है जनाब। अच्छा अब बच्चों बात यह है कि यहां लिख देंगे कौन सी आमदनी शाबाश टैक्सेबल इनकम एक तो ये है इसकी। ठीक है और इसके अंदर दोबारा से हम ऐड कर देंगे 360 एज द फाइनल टैक्स रिजीम ऐड कर दें कितना बन गया 21,400 ठीक हो गया जी नो प्रॉब्लम। ये आ गई है आपकी ओवरऑल टैक्सेबल इनकम आल दो कि हमने उसको सेपरेट करके बाद में टैक्स लगाना है लेकिन उसकी हमें यहाँ ना जरूरत नहीं उसकी हमें यहाँ पे तो हमें इस चीज की जरूरत है कि हम शेयर ऑफ पार्टनर्स को देखें कि वो कितना बनता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे पहले लिख देता हूं सैलरी क्या लिख देता हूं सैलरी और साथ लिख देता हूं प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट शेयर। अच्छा जो सैलरी है एक मुस्तफा साहब हैं एक अली साहब हैं
और एक वो साहब है जिनकी हमें इनकम मेनली कंसर्न है। ठीक है, तो टोटल मैं यहां कर लेता हूं। तो अगर आप देखें तो इन्होंने 1.5 लाख रुपए की 12 सैलरियां ले चुके हैं ना। अब तो कुछ नहीं हो सकता, हाल दो कि हमने टैक्स रिटर्न में इनसे वापस करवाई, लेकिन ये ले चुके हैं कितनी? 18 लाख। चूंकि सब ने बराबर बराबर पैसे निकाले, तो 18 लाख हर बंदे की मुट्ठी में जा चुका है। अच्छा, 1800 कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। 0 मेंड कर देता हूं, ठीक है। उससे फिर यह है कि ये सारा ना एक ही तरह का हो जाएगा सवाल, ठीक है, यूनानिमस हो जाएगा। अच्छा, अब प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट मेरा ये काम है कि ये टोटल करूं, ये बनता है कितना? 5400। अब मेरा ये काम बनता है कि वहां से प्रॉफिट पकड़ूं, जो कि बनता है 21,429। तो 21,429 में से माइनस कर दूं 5400, कितना बन गया? अब ये पैसे इसी में से गए हैं ना, जाहिर सैलरी इसी में से लिए इन्होंने, मुनाफे में से लिए। 16,029। अब ये जो 16,029 है ना, इसको मैं 1/3 के हिसाब से तकसीम कर देता हूं तीनों। तो 5,300 कितना? 43। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं 5343। सबका इतने बनेगा ना। यहां फिर ये बन जाएगा 16,029 इकट्ठा हो गया ना। और जब आप जमा करेंगे तो ये एग्जैक्टली 21,429 होना चाहिए। तो जब भी ऐसा होना कि सैलरी बीच में से लिए इन्होंने, प्रॉफिट शेयर वहीं से लिया हुआ है, तो फिर आपने यहां पे टोटल मैच करके साबित करना है कि ये उसी में से तकसीम हुआ सारा कुछ। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों जब ये हो गया है तो अब एक मसला तो हल हो गया ना मेरा। अब मैं उस सवाल की तरफ जा सकता हूं जिसका मुझे टारगेट किया गया, और वो क्या है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 मेड 3 क्या है, मेड देयर अंडर द कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्सेबल टैक्स पेएबल। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। ऑन एक्रूअल बेसिस, जाहिर एक्रूअल बेसिस पे गए हैं तो अब्जॉर्प्शन पे गए ना। चूंकि अगर कैश बेस होता तो फिर तो हमें जरूरत ही नहीं थी चेंज करने की मेथड। आपको पता है कैश बेस है वो तो प्राइम पे भी चल जाता, एक्रूअल पे भी चल जाता, लेकिन एक्रूअल पे गए थे तो चेंज करना पड़ा था। तो एक चीज निकाल दी मैंने, क्या? तो टैक्स पेएबल आप खुद निकाल लीजिएगा। निकाल नहीं यार, टेबल ही लगाना है ना एक। अच्छा, लेकिन मैं ये कर लेता हूं, beside the share of income from Mars, Zen has received the following amount। देखिए, हमें सिर्फ उसके लिए कैलकुलेट करना है जिसको एओपी के अलावा कोई आमदनी मिली है। क्योंकि जिसको एओपी के अलावा आमदनी मिली है उसी का टैक्स निकालना बनता है। एओपी से आने वाली आमदनी तो पाक होके आई है, टैक्स कटा के आई है, और वो एग्जेम्प्ट है। हमें सिर्फ इस सूरत में कैलकुलेशन करनी है अगर उसके अलावा कोई आमदनी। तो जैन साहब की देखिए ना, मंथली सैलरी कितनी है? 2 लाख है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि जैन इनकम एंड देयर ऑन, साल आप खुद लिख लेंगे जो भी है, 2019 है, 2019 टैक्स ईयर। अच्छा, अब इनकी जो सैलरी है इन्होंने कही है 2 लाख कही ना। तो 2 लाख को 200 करके मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना बन जाएगा? 2400। इसको भी मैं हजारों में कर देता हूं। ठीक है जी। उसके अलावा अगर देखें तो इनकी सैलरी इनकम आई ना, फिर तो कहता है रीइंबर्स 350 फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज। याद कीजिए, अगर ये विदाउट टर्म होता तो लिखा होता कि विदाउट टर्म है। क्या ख्याल है? तो फिर इस पर 10% क्या लगता? 10% एग्जाम्प्ट होता, बाकी उठा के उसमें डालते। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है अंडर कॉन्ट्रैक्ट है।
लिहाजा हमें यह लिखना पड़ेगा कि इनको जो मेडिकल एक्सपेंडिचर मिला है ना, या मेडिकल एक्सपेंस मिला है, ये काबिले ट्रीट नहीं है, ये उनको एग्जाम्प्ट है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। तो मेडिकल इन टर्म देने के 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मालिक कहता है तुम इलाज कहीं से भी करा लो और इनवॉइस ले आओ, ये वो वाला यहाँ डिस्कस। एक वो कहता है मेरा अपना हॉस्पिटल है फलां, वहीं से इलाज कराओ। और तीसरा ये है कि वो कहीं इंश्योरेंस करा देता है और पैसे इंश्योरेंस से लेके जाता है। ये तीनों तरीके होते हैं। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद देखते हैं तो पता लगता है कि तीसरी बात जो हुई है वो ये हुई है कि फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एंड, तो जो भी हुआ हमारा ये इंश्योरेंस कंपनी वाला ही है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे है कहता ऑन 31 मार्च 2019 ही हैज परचेज अ कार फ्रॉम HPL फॉर कितने की, 800 की, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ कार कितनी है, यानी वायलेट तो नहीं हुआ क्योंकि 25 लाख से ऊपर चली जाए, 25 लाख से ऊपर चली जाए तो फिर हमें वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कंसिडरेशन को ट्रीट करना पड़ता है। यहाँ पे तो ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं, गाड़ी सस्ती सी है, क्या हाल है। अच्छा, लेकिन इसने किया क्या है, ही परचेज अ कार फ्रॉम HPL फॉर रुपीज दिस द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी मार्केट वैल्यू जो है आपके सामने है और वो काम भी तो इसी में करता है ना। इसका मतलब है ये जो सैलरी इसको मिली है, जो कार मिली है, सैलरी का हिस्सा है। तो कितना गेन आया, गाड़ी मिली कार मिली HPL से कितने की, 200-250 की मिली और मार्केट में उसकी वैल्यू 110.8 बनती है, हम 111 कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गई 139 का गेन, यहां से आ गया इन्हें, ठीक हो गई बात, क्योंकि वो आखिरी था, इसके आगे मैंने लाइन मार दी है, ठीक है, बस क्लोज हो गया, ठीक है जी। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, तो टोटल आता है कितना, 2539। कितने यार अच्छे बच्चे। अब देखें, मेरा दिल नहीं चाह रहा इसमें एओपी की इनकम ऐड करने को, कि चाह रहा है, नहीं चाह, लेकिन फिर भी मैं निकाल रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, क्यों, रेट निकालने के। तो एडिंग इनकम ऑफ एओपी फॉर रेट, कितनी इनकम है जो इन्हें मिली थी, इन्हें मिली थी, कितनी मिली थी यार, चेक कर लेते हैं, यहाँ टोटल कर लो ना यार, वो सैलरी भी तो डाल लेना खुदा के बंदे। 7143 तो यहां कर देते हैं 7143 और इसको ऐड कर देते हैं, कितना बना, 9682, ठीक हो गई बात। अब इसको टैक्स लगा देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टैक्स लायबिलिटी लगाते हैं तो क्या ये सैलरीड पर्सन है, ये सैलरी ज्यादा आमदनी सैलरी सारी, वरना आप टोटल आमदनी को 75% करके भी देखेंगे तो वो ऊपर चले जाएगी, वो वाली करेंगे 75%। तो सैलरीड पर्सन है, तो सैलरीड पर्सन जो है उसके लिए टेबल ये वाला है। तो इस टेबल के ऊपर इस अमाउंट को देखता हूं तो ये जाके गिरती है 8 में यार, चेक करी 8 में नहीं गिरेगी, 0 लगा लेना साथ, 8 में गिरेगी। अच्छा ये ऐसे करना, तू इसको लिख दे 968200, ये ठीक है। अच्छा तो अब इसका जो लोअर टैक्स है वो कितना बनता है, 13,45,000, ये मिनिमम है, प्लस 968200 मिनिमम क्या था, 8 मिलियन।
मल्टीप्लाई बाय यार 22 तो नहीं था, चलो ठीक है, ओके। नहीं सही कह रहा है, बच्चा बहुत समझदार हो गया, अल्लाह का शुक्र बड़ा। 176 अच्छा तो 176 5500। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, राउंड ऑफ करके फिर 766 कर देता हूँ, ठीक है। तो वो राउंड ऑफ में ही है सारा काम। तो फिर आप कहेंगे सर दो अलग अलग चीजें। अब इसका जो रेट निकालना था वो निकलेगा A/B इंटू C। अब A में आ जाएगा जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी है, और नीचे क्या आ जाएगा 9682, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2539। जी 463 एक्चुअल टैक्स। 3 0 लगा लेना ना, 4,63,000 ठीक हो गया बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। तो ये काफी दिनों से ये काम आपका पेंडिंग था, तो ये मैंने करा दिया। अब आपके ना अंदाजन AOP के 8 सवाल हो गए।